गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात। तो जो नोमेनक्लेचर करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर, वो इस तरीके से किया जाता है कि इसके अंदर आपके दोनों हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और जो हैलोजन एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको तो उसी के हैलोजन के नाम से लिखा जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नाम दिया जाएगा हैलाइड का। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया ClF का, तो इसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन से, तो इसका नाम लिखा जाएगा आपका क्लोरीन। Cl तो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसका जैसे हेलोजन का नेम होता है वैसे लिख दिया हमने क्लोरीन। F आपका फ्लोरीन होता है, लेकिन इसका हैलाइड लगाना है, तो हमें क्या बनाएंगे, इसका क्लोरीन फ्लोराइड। क्या बनाएंगे, क्लोरीन फ्लोराइड। ऐसे आपका BrF3 हो गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। आपके बाद टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होती है आपकी, एक्स डैश, एक्स डैश थ्राइस, एक्स डैश 5, एक्स डैश 7। मतलब एक्स आपका पहला हैलोजन एटम, एक्स डैश आपका दूसरा हैलोजन एटम। जैसे कि सिंगल मोनोवैलेंट कौन से बनाते हैं, ClF हो गया, BrF हो गया, IF हो गया, BrCl हो गया, IO होगा, IBr हो गया। ट्राई अगर ट्राई हैलाइड्स की बात करें तो ClF3 हो गया, BrF3 हो गया, IF3 हो गया, ICl3 हो गया। अगर पेंटा हैलाइड्स की बात करें तो ClF5 हो गया, BrF5 हो गया। अगर हेप्टा हेप्टालाइड्स की बात करें तो IF7 हो गया। इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऑल द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद अदर इन इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इनके डायरेक्ट रिएक्शन करके हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमें क्लोरीन फ्लोराइड का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना है, तो क्लोरीन को रिएक्ट करवा देंगे फ्लोरीन के साथ में। उसके बाद में आते हैं इनकी आपकी जनरल प्रॉपर्टीज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। तो क्या होता है, इनका पोलर नेचर होता है, मतलब जैसे कि आपको पता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एक कम है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ज़्यादा वाला, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोलर होता है नेचर के अंदर, और ये क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मतलब ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट क्या होता है, ClF इट इज़ ए गुड इज, जो आपका क्लोरीन फ्लोराइड होता है वो क्या होता है, आपका गैस होता है 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है जितना हम एक्सेप्ट करते हैं उससे। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होती है कि जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं देन कंपोनेंट्स हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, दिस इज बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस फॉर एक्स डैश मोड। ये ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनको तोड़ने के लिए जो आपका एक दो हैलोजन से जो आपका मॉलिक्यूल बना है उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कम रिक्वायर होती है। ठीक है, ये आपके आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं उसके अंदर मिक्स्ड हैलाइड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद फ्लोरिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना, उनके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, और फ्लोरीन आपका किसकी तरह एक्ट करता है, जे पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे कि आपने टंगस्टन मेटल का लिया और आपने एक इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लिया क्लोरीन फ्लोराइड का, तो आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड प्लस में 3 क्लोरीन मोलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जब इनको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बना लेंगे प्लस में हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि जब आपने ICl को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ में तो क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा बाहर, आपका साथ में हाइपोआइडस निकल जाएगा, HOI। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं इन द सॉल्यूशन और इन द लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जब इनको वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं। जैसे कि HCl था आपका, HCl को जो आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये HCl नहीं आपका ICl है। ठीक है, तो ये I पॉजिटिव प्लस में ICl2 नेगेटिव आयन के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद अल्कली मेटल हैलाइड्स, जब उनकी रिएक्शन करवाई जाती है आपके अल्कली मेटल हैलाइड्स के साथ में, जैसे कि आपने इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लिया आयोडीन क्लोराइड और आपने अल्कली मेटल हैलाइड ले लिया पोटासियम क्लोराइड, जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स पॉली हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आपके किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए इनकी तो क्या होता है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर बिटवीन टू हैलोजन एटम्स। और अगर जर्नलिन की बात की जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी एक टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं
उनकी डिक्रीज करती है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 18 के बारे। लास्ट ग्रुप होता है आपका नोबल गैसेज। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके नोबल गैसेज, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, जिनोन हो गई, रेडोन हो गई, ठीक है। ये गैसेज क्या होती है आपकी, पार्सली बुले फील्ड होती हैं, ठीक है। तो इनट इसलिए इनट बोलते हैं क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट सेल होती है, उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किए होते हैं, तो इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनट बोलते हैं। आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेज की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि ऑल द गैसेज आर आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट हीलियम एंड रेडोन। ये आपके काम का है नहीं, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनकी NH2 NP6, किसको छोड़ के, हीलियम को, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसका 1s2 होता है आपका। एग्जिस्टेंस क्या होता है, ऑल द नोबल गैसेज आर मोनोटोमिक होती हैं, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है, ना तो इनका कलर होता है ना इनकी कोई टेस्ट स्मेल होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, मोनोटोमिक होती है, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी आपकी घटेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी लगभग कितनी मानी जाती है, 0 और पॉजिटिव वैल्यू मानी जाती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है कि नोबल गैसेज का आपका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है दूसरों की कंपेयर में, क्योंकि इनके अंदर वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है गैसेज के केस में। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड होता है ना वेंडरवाल फोर्सेज के अंदर, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पे। उसके बाद होता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की, मतलब ये कितनी जल्दी आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इनका एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज करेगा तो इनके मैग्नीट्यूड होगा वेंडरवाल फोर्सेज का, वो भी इंक्रीज करेगा। सो इनकी जो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी वो भी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कौन से डाइपोल की इंट्रैक्शन, कौन सा डाइपोल फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। वाटर आपका पोलर होता है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे नोबल गैसेज तो क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, और इनके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, इनके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाते हैं आपके, फॉर्मेशन करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है इनकी तो क्या होता है कि ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, साथ में मोनोटोमिक होते हैं और स्प्रिंगली सोल्यूबल, मतलब हल्के सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है तो क्या होता है कि इनकी कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होती है नोबल गैसेज की, वो लगभग 0 की होती है, ठीक से। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन और जिनोन होता है ना, उनका लगभग आपका साइज क्या होता है, सेम होता है, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। तो जिनोन के कंपाउंड्स की बात की जाए तो जिनोन डाइफ्लोराइड हो गया, जिनोन टेट्राफ्लोराइड हो गया, जिनोन हेक्साफ्लोराइड हो गया, और जिनोन जिनोन ट्राइऑक्साइड हो गया। तो जिनोन डाइफ्लोराइड की आपकी ये रिएक्शन होती है और ये आपकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपके एग्जाम्स के अंदर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। तो जिनोन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ में, तो आपको क्या मिलता है, जिनोन मिलता है। जिनोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो जिनोन को जब आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं, इनकी रिएक्शंस आप वाटर के साथ देखोगे। जिनोन हेक्साफ्लोराइड की बात की जाती है तो इनकी स्ट्रक्चर होती है आपकी पेंटागोनल पाई पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद में आपकी रिएक्शन विद वाटर आप देख सकते हो। उसके बाद में जिनोन आपकी ट्राईऑक्साइड की बात करते हैं तो जिनोन ट्राईऑक्साइड की आपकी शेप होती है पिरामिडल। उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जब आप जिनोन टेट्राफ्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करोगे तो जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड के अंदर टूटेगा। जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के अंदर। जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जब सिलीनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के अंदर टूटेगा। अगर जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन करवाओगे सिलीनियम ऑक्साइड के साथ तो जिनोन ट्राई ऑक्साइड के अंदर टूटेगा। ऐसे आप ये रिएक्शन याद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।